जोहार दोस्तों। आज हम लोग झारखंड पीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट 3 को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, रेल के विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? तो रेल का विकट खेल कौन खेलते हैं? बाल कृष्ण भट्ट। क्योंकि बाल कृष्ण अभी छोटे हैं इसलिए वो रेल का विकट खेल खेलते हैं। बाल कृष्ण भट्ट ने एक पत्रिका निकाली थी जिनका नाम है हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न, सुजान सागर के लेखक हैं। सुजान सागर के लेखक हैं वो घना नंद है। उनकी अन्य रचनाएं हैं विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली और कृपा कांड। अगला प्रश्न, कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं। तो कलि कौतुक रूपक के लेखक हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का नाम है ब्राह्मण। तो प्रताप नारायण जो है वो ब्राह्मण है, ठीक है। प्रताप नारायण ब्राह्मण है। उनकी रचना है कलि कौतुक रूपक। उनकी अन्य रचनाओं में है संगीत शकुंतला, भारत दुर्दशा, हठी हमीर, गो संकट, कलि प्रभाव, जुआरी खुआरी, ये सारी उनकी रचनाएं हैं। सुदामा चरित के लेखक हैं। तो सुदामा चरित के लेखक कौन है? सुदामा चरित के लेखक हो जाएंगे नंददास, जो कि अष्टछाप के कवि हैं। इनके अन्य रचनाएं हैं रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, दसम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, ये सभी नंददास की रचनाएं हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। तो अर्थशास्त्र जो है वो किस विषय का ग्रंथ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना जो है अर्थशास्त्र व संपत्ति शास्त्र से संबंधित है। उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं। तो उत्तर रामचरितम के रचनाकार भवभूति हैं। इनकी 3 नाटक है। भवभूति के 3 नाटक हैं। पहला है मालती माधव, दूसरा महावीर चरित और तीसरा उत्तर रामचरित। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो राहुल जो है वो हमेशा घुमक्कड़ रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ स्वभाव के हैं। तो राहुल सांकृत्यायन की रचना है घुमक्कड़ शास्त्र। और इनकी अन्य यात्रा वृत्तांत रचनाएं हैं मेरी लद्दाख यात्रा। राहुल ने लद्दाख की यात्रा की है, तो मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में। तो राहुल सांकृत्यायन कहाँ कहाँ घूमे हैं? लद्दाख, तिब्बत, यूरोप, इसलिए वो एक घुमक्कड़ शास्त्र बुक भी लिखते हैं। रूस में 25 दिन इन्होंने बिताया और एशिया में भी दुर्लभ भूखंडों में इन्होंने घूमा है। कौन? राहुल सांकृत्यायन। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक राम विलास शर्मा हैं? तो राम विलास शर्मा की रचना है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। राम नाम का लड़का है, ठीक है। राम नाम का एक लड़का है जो हमेशा विलास करते रहता है। तो वो कब कब विलास करता है? जब भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद था वह तब भी विलास करता था। जब प्रगति और परंपरा थी उस समय भी राम विलास करता था। प्रगति साहित्य की जब समस्याएं उत्पन्न हो गई थी तब भी वह विलास करता था। आस्था और सौंदर्य में भी राम विलास करता है। भाषा, साहित्य और संस्कृति में भी राम विलास करता है। तो उनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, भाषा, साहित्य और संस्कृति आदि उनकी अन्य रचनाएं हैं, आलोचनात्मक रचनाएं हैं। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? तो दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हो जाएंगे नामवर सिंह। जब हम लोग दूसरी परंपरा की खोज करेंगे तो हमारा नाम ऊंचा होगा, ठीक है। तो दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम क्या है?
तो यह जो निबंध है वह किनका है? ये हो जाएगा विद्या निवास मिश्र, जो कि एक ललित निबंधकार हैं। तो विद्या निवास मिश्र जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुवर्ती निबंधकार है और उनके अन्य निबंधों में है चितवन की छाह, मैंने सील पहुंचाई, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आदि जो है वो विद्या निवास मिश्र की रचनाएं हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? तो हंस पत्रिका के संस्थापक कौन है? प्रेमचंद, जिनका प्रकाशन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में और बनारस से। तो प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवदान सिंह चौहान और अमृत राव आदि ने हंस पत्रिका का संपादन कार्य संभाला है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा जो है वह विष्णु प्रभाकर की रचना है और यह जो है वो बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र की जीवनी पर लिखा गया है। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? तो हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता अज्ञेय जी हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अज्ञेय की रचनाओं को मैं ट्रिक्स के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी, तो आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो यह जो मंगलसूत्र उपन्यास है वह किनका उपन्यास है? प्रेमचंद का है। तो कंकाल, तितली, इरावती ये सभी जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है, लेकिन इनमें से उनका अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो उनका अधूरा उपन्यास हो जाएगा इरावती। उनकी जयशंकर प्रसाद की जो तितली उपन्यास है उसमें ग्रामीण एवं कृषक जीवन के बारे में बतलाया गया है, जबकि कंकाल में समाज का त्याज्य अर्थात जिसको समाज में त्याग दिया गया है, अवैध और अज्ञात कुलसित संतानों की कथा है, जिनको लोग क्या करते हैं, त्याग दिए हैं या फिर कहीं फेंक दिए हैं, तो वैसे संतानों की कथा इसमें बताई गई है, जो कि समाज से, माता पिता से सबसे वंचित होते हैं। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? तो मुक्तिबोध की लंबी कविता कौन सी है? अंधेरे में। राम की शक्ति पूजा किनकी है? राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। असाध्य वीणा किनकी है? असाध्य वीणा धूमिल की है, शायद धूमिल की रचना है वो। तो इसमें से मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में। उनकी अन्य लंबी कविताएं जो है वो है लकड़ी का रावण, ब्रह्म राक्षस, ये सारी उनकी लंबी कविताएं हैं। हृदयवाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? तो इसमें किसके वाणी के संकलन है? दादू दयाल के। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा जो जीवनी है वह है कविनाथ गोपीराज की, और जिसे लिखा किसने है? भगवती प्रसाद सिंह ने। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला कविता को छंदों के बंधन से। उपयुक्त कथन किसके संबंध में कहा गया है? तो यह जो कथन है वह डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में है। तो उनके बारे में क्या बोला गया है कि जिस प्रकार निराला ने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया, उसी प्रकार आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से मुक्त किया। किसने मुक्त किया? तो रामविलास शर्मा ने। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? तो किसका? अगर हम लोगों को नाग काटेगा तो हम लोग दौड़े दौड़े किनके पास जाएंगे? वैद्य के पास जाएंगे। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ। और पहले नागार्जुन जो है वह यात्री उपनाम से लिखते थे, लेकिन 1937 ईस्वी में नागार्जुन ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, जिसके पश्चात उन्होंने अपना नाम नागार्जुन रखा था। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था। तो तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा था? तो स्वयं अज्ञेय जी ने कहा था। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? जैनेन्द्र की कहानियों को मैंने ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाया है कि जैनेन्द्र ने परख कर सुनीता से विवाह किया, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो इनकी जो पहला कहानी संग्रह है वह फांसी है,
और वह कब प्रकाशित हुई थी? तो वह प्रकाशित हुई थी 1929 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो भक्ति काल के तुलसीदास जी को जातीय कवि भी कहा जाता है। अगला है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि जो है वो चित्रकूट सोलंकी के राजा रुद्र ने प्रदान की थी। भूषण जो है वो रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवियों चिंतामणि एवं मतीराम के सगे भाई थे और उन्होंने शिवराज भूषण, शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक नामक ग्रंथों की भी रचना की है। तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? सोलंकी राजा रुद्र ने। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आलोचना नामक जो पत्रिका है उसके संपादक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर नामवर सिंह। अपने नाम की आलोचना हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, अपने नाम की आलोचना हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो आलोचना नामवर सिंह की पत्रिका है, पत्रिका के वो संपादक रह चुके हैं। अगला है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? तो किनकी कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज बोला जाता है? तो मुक्तिबोध की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है। आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया? तो आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल कहा है। विश्व के जो नाथ हैं वो वीरों को आदिकाल का रूप मानते हैं। अगला है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था? तो उनकी कौन सी रचना जो है जो पहले ब्रज भाषा में लिखी गई थी और बाद में फिर उसे खड़ी बोली में लिखा गया? तो वह रचना जो है वह है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक रचना पहले ब्रज भाषा में और बाद में फिर खड़ी बोली में लिखी गई। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? तो पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? माटी की मूर्तें, फिर गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर, ये इनकी रचनाएं हैं। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो वो किस नाम से लिखते थे? नवाब राय। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किनका है? तो यह जो निबंध संग्रह है वह किनका है? रामधारी सिंह दिनकर का। तो रामधारी सिंह दिनकर के अन्य निबंध संग्रह है अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य आदि उनके निबंध संग्रह है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार कौन माने जाते हैं? तो ये हो जाएंगे मुकुटधर पांडे। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। तो प्रजा के हित के बारे में कौन सोचते हैं? राजा लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण जो है वो हमेशा अपने प्रजा के हित के बारे में सोचते हैं और उनका प्रकाशन 1860 ईस्वी में आगरा से हुआ था। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो उनकी जो सोजे वतन रचना है उनको अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। तो शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा। श्री राम वर्मा नहीं होगा, श्री राम शर्मा, इसे याद रखेंगे। श्री राम जो है वो शर्मा कर शिकार संबंधी रोचक निबंधों को लिखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? ये हो जाएंगे आचार्य विश्वनाथ
मिश्र ने। तो आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नामकरण प्रदान किया है। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनना है। तो भक्तिकाल के जो सूफी काव्य धारा के कवि थे उनकी रचनाओं में कौन कौन सी विशेषताएं थी? इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। तो इसमें से गलत कथन के बारे में पूछा है। तो भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा के जो कवि थे उन्होंने अवधी एवं दोहा चौपाई में अपनी रचनाओं को लिखा है। तो ऑप्शन सी जो है वह गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो कठिन काव्य का प्रेत किन्हें बोला गया है? केशव जी के बारे में बोला है। किन्होंने? तो रामचंद्र शुक्ल ने। तो केशव की रचनाएं हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाला, ये सभी केशवदास की रचनाएं हैं। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो आदिकाल के कवि इसमें से कौन हो जाएंगे? आदिकाल के कवि हो जाएंगे अमीर खुसरो, खड़ी बोली। भक्तिकाल के मलिक मोहम्मद जायसी। रीतिकाल के कवि कौन हो जाएंगे? तो रीतिकाल के कवि हो जाएंगे आलम, और आधुनिक काल के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ए का 3 सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का 3 अर्थात आदिकाल अमीर खुसरो, भक्तिकाल जायसी, रीतिकाल आलम, आधुनिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र। जिनके नहुस नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो जानते हैं कि तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वो अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में लिखी गई हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन हो जाएंगे? तो सबसे पुराने कवि विद्यापति का जन्म जो हुआ है वह 1360 ईस्वी में, सूरदास 1478 ईस्वी में, तुलसीदास 1532 ईस्वी में, और बिहारी जो हैं उनका जन्म 1595 ईस्वी में। तो सबसे पहले कौन हो जाएंगे? विद्यापति, क्योंकि इनका जन्म 1360 ईस्वी में हुआ है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नई कहानी की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। इनमें भोगा हुआ यथार्थ है, अनुभूति की प्रामाणिकता है, विचारधारा इसमें स्वीकार नहीं किया गया है, विचारधारा स्वीकार नहीं। तो इसमें से कौन कौन से विशेषताएं नई कहानी के बारे में है? तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? ये जो सारी बातें हैं वो नई कहानी के बारे में सही है, तो इनमें तीनों सही हो जाएगा। तो इनका कहना था, नई कविता आंदोलन से जो भी रचनाकार जुड़े हुए थे तो उनका मानना था कि कहानी का सत्य जो है वह जीवन के अनुभवों से निर्मित होना चाहिए, ना कि विचारधारा के चश्मे से। इसलिए यहाँ विचारधारा को स्वीकार नहीं किया गया है। ये कहानीकार जो है वो मार्क्सवाद, गांधीवाद या मनोविश्लेषणवाद किसी भी दी गई विचारधारा को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी नई कहानी में उभर कर आई है? तो कौन कौन सी समस्याएं जो है वो नई कहानी में उभर कर आई है? अकेलापन, अजनबीपन, निरर्थकता बोध और निराशा। तो नई कहानी जो है वो शहरी मध्य वर्ग के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया।
इसलिए इसमें शहरी जीवन की निजी समस्याएं उभर कर आई हैं, जैसे कि अकेलापन, अजनबीपन, निरर्थकता बोध, निराशा। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वो नई कहानी के बारे में सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कि कौन कौन से सही सुमेलित हैं। अकेली, उषा प्रियमवदा दिया हुआ है। टूटना, राजेंद्र यादव। वापसी, मन्नू भंडारी। तो इसमें से कौन सा सही होगा? अकेली, तो अकेली रहना कौन पसंद करेंगे? तो मन्नू भंडारी। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। टूटना, राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव जो है वो अपने घर को टूटते हुए देखे थे, ऐसे इसको याद रखेंगे। तो राजेंद्र यादव, टूटना। वापसी, ये उषा प्रियमवदा की रचना है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? केवल दूसरा सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अकेले रहना कौन पसंद करते हैं? तो मन्नू भंडारी। राजेंद्र यादव ने अपने घर को टूटते हुए देखा था। वापसी कौन कर रही है? उषा प्रियमवदा। 44 नंबर में एक तरफ कहानी है, दूसरी तरफ उनके कहानीकार। एक और जिंदगी, खोई हुई दिशाएं, दोपहर का भोजन, चीफ की दावत। चीफ की दावत जो है वो तो भीष्म साहनी की रचना है। चीफ की दावत में भीष्म साहनी जा रहे हैं, तो चीफ की दावत भीष्म साहनी। दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन करने से हम लोग अमर हो जाएंगे, तो दोपहर का भोजन अमरकांत। एक और जिंदगी, ये किनकी रचना है? यह मोहन राकेश की रचना है। और खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की रचना है। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? एक और जिंदगी मोहन राकेश, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर। दोनों में सेम है, आगे देखना पड़ेगा। दोपहर का भोजन करेंगे तो अमर हो जाएंगे। सी का 4 बी ऑप्शन में है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चीफ की दावत में कौन जा रहे हैं? भीष्म साहनी। जिनमें सहन करने की शक्ति है वही चीफ की दावत में जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वापसी कहानी किनकी है? उषा प्रियमवदा की है। उषा प्रियमवदा वापसी कर रही है। तो वापसी कहानी में उल्लेखित है कि एक रिटायर्ड फौजी बहुत उमंग के साथ गांव लौटता है, किंतु पाता है कि वहाँ किसी को उसकी ज़रूरत नहीं। अगला ऑप्शन है, चीफ की दावत कहानी शहर में संबंधों के उपयोगितावादी हो जाने का दर्द बयां करती हैं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो दोनों कथन जो है वह बिल्कुल सही है। वापसी कहानी में उल्लेखित है कि एक रिटायर्ड फौजी बहुत उमंग के साथ अपने गांव लौटता है, किंतु पाता है कि वहाँ किसी को उनकी ज़रूरत ही नहीं है। और चीफ की दावत जो किनकी रचना है? भीष्म साहनी। जिनमें सहन करने की शक्ति होगी वही चीफ की दावत में जाएगा। तो इस कहानी में शहर में संबंधों की उपयोगितावादी हो जाने का दर्द बयां किया गया है। तो दोनों ऑप्शन इसका सही है, इसलिए ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। एक तरफ कहानी और कहानीकार है। सावित्री नंबर 2, यही सच है और मेहमान। तो सावित्री से नंबर कौन मांगते हैं? तो सावित्री से नंबर कौन मांग रहे हैं? धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती जो है वो सावित्री से नंबर मांग रहे हैं, बोल रहे हैं नंबर 2 तब तुम्हारे धर्म की रक्षा होगी। यही सच है, यही सच है मन्नू भंडारी की रचना है। मेहमान राजेंद्र यादव के घर में आए हैं। तो राजेंद्र यादव का एक तो घर टूट गया है, टूटना, और उनके घर उसी समय मेहमान आ गए हैं। तो इसमें सही मिलान कौन सा हो जाएगा? केवल तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन। सावित्री से नंबर धर्मवीर भारती मांग रहे, बोल रहे नंबर सावित्री नंबर 2 तब तुम धर्म से वीर हो जाओगे। यही सच है मन्नू भंडारी। मेहमान राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिरिजा कुमार माथुर ने अनुभूति की विशिष्टता पर बल दिया है, मतलब ये बोलते हैं कि अनुभूति विशिष्ट है, या फिर अज्ञेय ने अनुभूति की साधारणता को ही
विशिष्ट माना है। तो कौन सा सही होगा? तो ये दोनों कथन का हेर फेर कर दिया है। गिरिजा कुमार माथुर जो है वह अनुभूति की साधारणता को विशिष्ट मानते हैं, मतलब अनुभूति को साधारण स्थल पर उतारना चाहते हैं, जबकि अज्ञेय जी जो है वो अनुभूति की विशिष्टता पर बल देते हैं। इसलिए ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो नई कविता जो पत्रिका है उनके प्रकाशक हैं जगदीश गुप्त। तो यह जो पत्रिका है 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसी पत्रिका के प्रकाशन से नई कविता का आरंभ माना जाता है। निम्नलिखित कवियों पर विचार करना है। नलिन विलोचन, केसरी कुमार और नरेश कुमार। तो नकेनवाद जिसे कि प्रपद्यवाद के नाम से भी जाना जाता है, तो इससे कौन कौन जुड़े हुए हैं? तो इन तीनों के नाम के पहले अक्षर से ही नकेनवाद बना है। ना से नलिन, का से के से केसरी कुमार, फिर ना से नरेश कुमार। तो नकेनवाद में ये तीनों शामिल है, नलिन विलोचन, केसरी कुमार और नरेश कुमार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यथार्थ के प्रति उन्मुक्त दृष्टि, सत्य की गहराई को उन्मुक्त रूप से आंकना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन काव्यधारा से, नई काव्यधारा से संबंधित है? तो कौन सा इससे संबंधित हो जाएगा? तो ये दोनों जो है वह नई काव्यधारा से संबंधित है, अर्थात नई काव्यधारा में यथार्थ के प्रति उन्मुक्त दृष्टि होती है और इनमें सत्य की गहराई को उन्मुक्त रूप से आंका जाता है। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आगे के प्रश्नों को हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।